नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है दोस्तों। अपन चर्चा कर रहे थे मेवाड़ रियासत के बारे में। मेवाड़ राजवंश में गुहिल, मेवाड़ रियासत में गुहिल और सिसोदिया राजवंश ने शासन किया है दोस्तों, जो कि राजस्थान के संदर्भ में सबसे प्राचीन रियासत हम कह सकते हैं, या सबसे प्राचीन वंश कह सकते हैं दोस्तों, गुहिल वंश। उसके बारे में अपन ने बात की थी। और अब सिसोदिया वंश के बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह के बारे में अपन ने बात की थी कि महाराणा संग्राम सिंह ने किस तरह मुगल बादशाह बाबर के साथ में खानवा का युद्ध लड़ा था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। खानवा जो कि वर्तमान भरतपुर जिले के अंदर आता है, उस खानवा के बारे में अपन ने बात की थी कि किस तरह खानवा के युद्ध में दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह जो है वो युद्ध से बिछड़ जाते हैं या युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उन्हीं में रानी कर्मावती आती है, जिसको दोस्तों बाबरनामा के अगर अनुसार हम बात करते हैं तो उसमें बाबर उसको अपनी बेटी बना लेता है। किसको दोस्तों? रानी कर्मावती को। अब अपन आगे बात करने वाले हैं दोस्तों राणा सांगा के, यानी कि 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा का दोस्तों देहांत हो जाता है। और यानी कि अब राणा सांगा के बाद कौन कौन आने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे दोस्तों राणा सांगा के बारे में। महाराणा संग्राम सिंह के एक पुत्र आता है दोस्तों, जिसका नाम आता है भोजराज। एक पुत्र और आता है जिसका नाम आता है दोस्तों रतन सिंह, या आप इसको रतन सिंह सेकंड भी बोल सकते हो, क्योंकि रतन सिंह फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा था वो रतन सिंह फर्स्ट दोस्तों रावल रतन सिंह के बारे में बात की थी अपन ने। अलाउद्दीन खिलजी जो बीच में आ जाते हैं रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के, वो फर्स्ट रावल रतन सिंह कह सकते हैं। ये रतन सिंह जो है दोस्तों वो कौन है? सेकंड है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है विक्रमादित्य। कौन आता है मेरे भाइयों? विक्रमादित्य, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों उदय सिंह, जो यानी कि अब मेवाड़ का भावी राजा है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं राणा सांगा के पुत्रों के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि राणा सांगा जो है दोस्तों, राणा सांगा का एक पुत्र है भोजराज, रतन सिंह सेकंड आप बोल सकते हो इसे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। देखो दोस्तों, इतिहासकार यूं कहते हैं कि राणा सांगा और इस उदय सिंह का पुत्र कौन होता है दोस्तों? उदय सिंह का पुत्र होता है महाराणा प्रताप। तो इतिहासकार क्या कहते हैं कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर ये नहीं होते तो कुछ और ही स्वर्ण काल होता मेवाड़ का दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ भी रही थी। वो क्या परिस्थितियाँ रही थी उन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। एक इतिहासकार है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कह रहा है कि महाराणा सांगा और दोस्तों कौन? महाराणा सांगा का पुत्र है उदय सिंह और उदय सिंह का पुत्र है दोस्तों महाराणा प्रताप। ये क्या कह रहे हैं कि महाराणा सांगा और प्रताप के बीच में, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी सुनहरा होता, या और भी सुनहरे शब्दों में, अक्षरों में लिखा जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। कुछ ऐसी स्थितियां रही थी, ऐसी परिस्थितियां रही थी जिनके कारण महाराणा उदय सिंह को दोस्तों ऐसा बोला गया है। स्वयं प्रताप भी यही बात बोलता है कि अगर मेरे दादा, प्रताप का दादा कौन था दोस्तों? सांगा। अगर मेरे दादा के जैसे और शासक होते जो बीच में शासक बनने वाले हैं, जैसे अपन बात करेंगे रतन सिंह की बात करेंगे, विक्रमादित्य की बात करेंगे, कि अगर मेरे दादा के बीच में जो भी वंश हुए हैं अगर वो ऐसे ही शक्तिशाली या ऐसे गौरवपूर्ण होते तो चित्तौड़ कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होता। क्योंकि दोस्तों चित्तौड़ जो है वो राणा उदय सिंह के समय मुगलों के अधीन लग जाता है। उस समय मुगल बादशाह जो थे वो अकबर थे। उसके बारे में अपन आने वाले अब समय में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों राणा सांगा और प्रताप के बीच में।
राणा सांगा और प्रताप के बीच में, यानी कि इतिहासकारों ने इसको एक कड़ी कमजोरी बताया है। इस महाराणा उदय सिंह को दोस्तों कमजोरी बताया है। अब किस आधार पर बताया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा था राणा सांगा के बारे में। इस राणा सांगा का जो शासनकाल मैंने आपको बताया था वो बताया था 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी। ध्यान रख लेना दोस्तों, क्योंकि कुछ ही ऐसे शासक हैं जिनका एग्जाम की दृष्टि से अगर शासनकाल पूछा जा सकता है। जैसे महाराणा उदय सिंह की अपन बात करेंगे, महाराणा प्रताप की अपन बात करेंगे, और राणा सांगा हो गया, राणा कुंभा हो गया, मारवाड़ में मालदेव चंद्रसेन हो गए, आमेर में जगह मानसिंह कछवा हो गया। ये कि इंपॉर्टेंट शासक हैं, इनका आपका शासनकाल भी ध्यान रखना है। बाकी आपको वंशावली ध्यान रख सकते हो आप, शासनकाल को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ राणा सांगा के बारे में कि राणा सांगा का शासनकाल जो है 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। किस तरह राणा सांगा ने 4-5 युद्ध लड़े थे। खातौली का युद्ध लड़ा था, और दूसरे पर बात करते हैं चंदेरी का युद्ध लड़ा था दोस्तों, बाड़ी धौलपुर का युद्ध लड़ा था, गागरोन का युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था। इन सब 4-5 युद्धों के बारे में अपन ने दोस्तों अच्छी विस्तार से चर्चा की थी। अब मैं बात करने वाला हूं, जैसे ही राणा सांगा का दोस्तों देहांत हो जाता है तो जो शासक है वो कौन है दोस्तों? भोजराज। लेकिन शासक फिलहाल भोजराज नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि भोजराज जो है इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो खातौली के युद्ध में हुई थी। किसमें हुई थी दोस्तों? खातौली के युद्ध में। खातौली युद्ध में दोस्तों, जो कि 1517-18 में लड़ा गया था खातौली का इस युद्ध, उस युद्ध में दोस्तों भोजराज की मृत्यु हुई थी। जबकि दूसरा बताते हैं कि इसकी मृत्यु किसमें हुई थी? खानवा के युद्ध में। किसमें दोस्तों? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि हुआ था 17 मार्च 1527। आपको बताया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों भोजराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, अब आपको सर पूछा जाए तो कौन सा युद्ध, खातौली का युद्ध करना है, खानवा का युद्ध करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? खानवा का युद्ध। कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कौन से युद्ध में दोस्तों? खानवा के युद्ध में। आगे इससे संबंधित सर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इस भोजराज की एक पत्नी आती है, यानी कि उनका नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है? मीरा। क्या नाम आता है दोस्तों? मीरा। इस मीरा के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। मीरा जो है दोस्तों वो भोजराज की पत्नी थी, रानी थी दोस्तों। ये मीरा जो बताते हैं कि कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। कन्हैया, मथुरा वाले अपने भाई साहब, गाय चराने वाले, माखन चोर, कृष्ण जन्माष्टमी जो हम मनाते हैं उसकी बहुत बड़ी भक्त थी दोस्तों। लोग भोजराज से बोलते थे कि भोजराज यार थारी लुगाई तो दूसरे से गेले प्यार करती है, दूसरे को चाहती है। तब भोजराज बोलता था कि मेरी जो मोहब्बत है ना, मेरी मोहब्बत की जो लड़ाई है, मेरी मोहब्बत की जो जंग है वो छोटे मोटे आदमी से नहीं है, बहुत बड़े आदमी से, वृंदावन के आदमी से है। किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों? कृष्ण के बारे में बात कर रहा है। तो जो रानी थी, रानी मीरा जो थी दोस्तों, वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और इनके गुरु का नाम आता है दोस्तों रैदास। रैदास इनके गुरु का नाम आता है। मीरा के गुरु का नाम आता है दोस्तों रैदास। और मीरा जो है वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, उनको ही अपना सब कुछ बताते हैं कि उनको ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। हालांकि जो धर्मपत्नी रही थी दोस्तों वो किसकी थी? भोजराज की। ध्यान रखना, भोजराज की धर्मपत्नी कौन थी? मीरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जब यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा था, इनकी मेवाड़ में खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। खानवा का जो युद्ध हुआ था उससे पूरा का पूरा एक बहुत बड़े वीर शासक वीर गति को प्राप्त हो गए थे महाराणा संग्राम सिंह दोस्तों। तो उस समय मेवाड़ में सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा था। तो यहाँ से मीरा जो है छोड़कर कहाँ चली गई थी दोस्तों? ये चली गई थी दोस्तों गुजरात। कहाँ चली गई थी मेरे भाइयों? गुजरात। और गुजरात के एक रणछोड़ भट्ट मंदिर आता है। कौन सा मंदिर? इस रणछोड़ भट्ट मंदिर में वहाँ आकर दोस्तों भक्ति करने लग जाती है। जब महाराणा उदय सिंह का शासनकाल आता है दोस्तों, जब महाराणा उदय सिंह का शासनकाल आता है तो महाराणा उदय सिंह कुछ लोगों को भेजने के लिए, कुछ लोगों को भेजता है मीरा को लेने के लिए। लेकिन दोस्तों मीरा से जब जाकर बोलते हैं कि मीरा थे घर चलो, महाराणा उदय सिंह का आदेश आया कि आपको घर चलना है, तब मीरा
बोलती है, बोले ठीक है मैं घर ही जाती हूँ। तो दोस्तों रणछोड़ जो मंदिर है उसमें जाती है और कृष्ण की मूर्ति वहाँ पर बताते हैं विलीन हो जाती है। सर इस बात का पता कैसे चलता है? जब लोगों ने वहाँ जाकर देखा दोस्तों तो मीरा का जो साड़ी का पल्लू था वो कृष्ण की मूर्ति के मुँह में रह जाता है। इस वजह से पता चलता है कि गुजरात के रणछोड़ भट्ट मंदिर में दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। गुजरात के रणछोड़ भट्ट मंदिर में दोस्तों मीरा जो है वो क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। वहां पर जाकर मीरा विलीन हो जाती है, यानी कि भोजराज की जो धर्म पत्नी थी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ यहाँ से। उसके बाद भोजराज कभी शासक नहीं बना था दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि खातोली या खानवा के युद्ध में दोस्तों वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उस समय जो राणा था वो कौन था दोस्तों? महाराणा संग्राम सिंह। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह जो है, इस रतन सिंह का शासनकाल रहता है दोस्तों 1528 ईस्वी से 1531। 1528 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक रतन सिंह का शासनकाल रहता है। रतन सिंह के बारे में भी कोई खास उल्लेख नहीं मिलता। इसके बारे में बताते हैं कि बूंदी के जयमल से लड़ते हुए दोस्तों ये क्या हो गया था? मारा गया था। बूंदी के जयमल से लड़ते हुए दोस्तों रतन सिंह मारा गया था। अब जो शासक बनता है वो कौन बनता है दोस्तों? विक्रमादित्य बनता है। और विक्रमादित्य का शासनकाल रहता है 1531 ईस्वी से 36 ईस्वी तक। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं थोड़े से विस्तार से, क्योंकि इसके समय अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि जहां पर मेवाड़ का चित्तौड़ का दूसरा शाखा होने वाला है दोस्तों। रानी कर्मावती जो कि फिलहाल क्या है? राजमाता है। क्या है दोस्तों? राजमाता। रानी कर्मावती चित्तौड़ की राजमाता है। तो मैंने अभी तक बात की है दोस्तों, वापिस से मैं एक बार बता रहा हूँ राणा सांगा के पुत्रों के बारे में। राणा सांगा का बड़ा पुत्र था जिसका नाम आता है भोजराज, जो कि खातोली या खानवा, आपको खानवा करना है, खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी को क्या हो गया था दोस्तों? यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये चीज कि खातोली के युद्ध में हुआ था, जबकि जो अधिकतर इतिहासकार मानते हैं या जो सही माना गया वो क्या माना गया है? खानवा के युद्ध। ठीक, खानवा का युद्ध। उसके बाद रतन सिंह सेकंड, फर्स्ट अपन ने बात की थी, आप इसको रतन सिंह सेकंड बोल सकते हो जानकारी के लिए। तीसरे नंबर पर विक्रमादित्य और चौथे नंबर पर कौन दोस्तों? उदय सिंह। इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, देखिएगा। हाँ जी, देखिए फिर भाइयों, हाँ ये रहा आपका दोस्तों चित्तौड़, ठीक है, यानी कि चित्तौड़गढ़। और यहाँ का जो शासक है उसका नाम है दोस्तों विक्रमादित्य। और यहाँ की जो राजमाता है दोस्तों उनका नाम है रानी कर्मावती। इस समय अगर मैं बात करूं तो इस समय गुजरात का जो शासक था, गुजरात के शासक का नाम आता है दोस्तों बहादुर शाह। कहाँ का शासक है? गुजरात का, ठीक है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं तो दिल्ली की मैं बात करता हूं तो दोस्तों बाबर का टाबर है और जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं जो कि बाबर का टाबर है दोस्तों। बाबर का टाबर मतलब बाबर का पुत्र है। हुमायूं इस समय मुगल गद्दी पर है दोस्तों। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। हुमायूं दोस्तों एक अलग तरह का इंसान था, यानी कि बहुत बड़ा अंधविश्वासी था। ये इतना जबरदस्त अंधविश्वासी था कि पर डे डेली कपड़े चेंज किया करता था। मतलब सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग तरह के कपड़े पहना करता था। संडे ने काला मार लिया, फ्राइडे ने वाइट मार लिया। मतलब एक बहुत बड़ा अंधविश्वासी था और सबको भी, और जो दरबार में हुआ करते थे उनको भी पहनाने लग गया था।
भाई राजा था, राजा का आदेश तो मान, मतलब बहुत बड़ा अंधविश्वासी था। और भाई साहब को पढ़ने लिखने का बहुत ही खतरनाक शौक था। चाहे मुगल सल्तनत जो है इसको बाबर ने कोई खास कुछ नहीं दिया था दोस्तों, यानी कि भंडार वगैरह ऐसा कुछ जैसा राजकोष हुआ करता था, हुमायूं का ऐसा विरासत में कुछ ज़्यादा मिला नहीं था दोस्तों। क्यों नहीं मिला था सर? दिल्ली सल्तनत का दिल्ली पर बैठा है दोस्तों, भारत का बादशाह है, तो सर होगा तो जरूर दोस्तों। बहुत सारे इसके पिताजी बाबर ने बहुत युद्ध लड़े थे, और जब ये युद्ध लड़ता था और युद्ध जीतने के बाद दोस्तों गाजी की उपाधि धारण करता था, काबुल में पैसे पहुंचाया करता था। मैंने बताया था ना कि प्रत्येक मुसलमान को चांदी का एक सिक्का दूंगा, ये इसमें खानवा के युद्ध में भी कहा था। तो काबुल की जो जनता थी दोस्तों, उस जनता को ये पैसे पहुंचाया करता था युद्ध के बाद में, यानी कि ऐसा पीछे के लिए कुछ नहीं रख रखा था कि भाई मेरी सल्तनत आएगी, मेरे वंश होगा, मेरा पुत्र होगा, मेरा पौत्र होगा, वो राजा बनेंगे, उनके लिए पहले से ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो हुमायूं के इतना नहीं था, और हुमायूं भी फिर ऐसा ही निकला। इसको कोई टेंशन नहीं है भाई साहब को, घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े काम करने की कोशिश कर रहा है, पुस्तकालय बनवा रहा है, लाइब्रेरी बनवा रहा है, पढ़ने का इतना खतरनाक शौक है भाई साहब। युद्ध में जा रहा है तो साथ में किताब लेके जा रहा है, वहां जाके आईएएस की तैयारी करेगा, ऐसा है हुमायूं। महिलाओं को साथ में लेके जा रहा है, वहां आराम से मौज मस्ती कर रहा है, युद्ध से कोई मतलब नहीं है, इस तरह का हुमायूं था। और जब भी युद्ध में जाता था तो सामने एक गोल घेरा बना के उसमें तीर छोड़ता था कि अगर सीधा लगा तो युद्ध में जाऊंगा, अगर इधर उधर लग गया तो युद्ध में नहीं जाऊंगा। मतलब बहुत बड़ा अंधविश्वासी था। भैया ने कोई गलती कर दी, इसके भाई थे वो इसको ही डुबोने के चक्कर में थे, लेकिन भैया ने आके बोल दी सॉरी, बोल ठीक है महाराज माफ कर दिया। एक राजा के लिए दोस्तों ये उचित नहीं होता है। तो हुमायूं कहते हैं कि एक दयालु प्रवृत्ति का शासक था दोस्तों। और हुमायूं चित्तौड़ मेवाड़ में दोस्तों यानी कि बहुत बड़ी एक गलती करेगा, और उस गलती के कारण दोस्तों ये खुद भी भारत छोड़ देता है, यानी कि भारत से इसको बाहर भागना पड़ता है। एक ऐसा समय आया था कि जब हुमायूं को चित्तौड़ मेवाड़ की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन ये उस समय नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है वो आपको बताऊंगा। तो आगे चलकर शेरशाह सूरी ने भी इसमें 2 लात दिए और इसको दिल्ली से उठाकर सिंध में फेंक दिया था। यानी कि भारत से कुछ साल के लिए 15 साल के लिए करीबन मुगल सत्ता क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी दोस्तों। सूरी वंश जो है भारत में स्थापित हो गया था। तो मैं बात कर रहा हूं हुमायूं की, बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि इस समय जो मुगल बादशाह है वो कौन है दोस्तों, वो हुमायूं है। और चित्तौड़ का जो शासक है वो कौन है दोस्तों, विक्रमादित्य। चित्तौड़ का शासक मैंने आपको बताया है कि चित्तौड़ का जो शासक है वो है दोस्तों विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य जो है वो भी ऐसा नहीं है दोस्तों, विक्रमादित्य भी कुछ भी हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, इस भाई साहब को कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हुआ क्या था कि गुजरात का शासक है जिसका नाम क्या है दोस्तों, बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है दोस्तों चित्तौड़ पर 1534 ईस्वी में आक्रमण करता है। 1534 ईस्वी में आक्रमण करता है, लेकिन रानी कर्मावती जो है दोस्तों, रानी कर्मावती चित्तौड़ दुर्ग की खजाना सौंप देती है किसको, बहादुर शाह को। एक तरह का हम कह सकते हैं कि रानी कर्मावती और बहादुर शाह के मध्य संधि वार्ता हो जाता है। लूट लाट के जो भी इसको चाहिए था बहादुर शाह को वापिस चला जाता है। लेकिन दोस्तों पुनः अटैक करता है और एक सेनापति आता है रूमी खां नाम से, उसको बोलता है कि देख अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतते हैं, क्योंकि इस समय दोस्तों जो है वो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हालात जो थे वो मेवाड़ के बहुत कमजोर थे। बहादुर शाह भी सोच रहा था कि मेवाड़ में अब इतने शक्तिशाली शासक नहीं है, विक्रमादित्य जो है दोस्तों शक्तिशाली शासक नहीं है, अपन आराम से क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं और आराम से जीत सकते हैं। इसका संधि वार्ता से और जो खजाना से रानी कर्मावती के द्वारा, राजमाता कर्मावती के द्वारा दोस्तों दिया गया था, उससे पेट नहीं भरता है बहादुर शाह का, और पुनः अटैक के लिए आता है दोस्तों, और पुनः अटैक करता है मेरे भाइयों 1535 में।
1535 ईस्वी में पुनः अटैक करता है, लेकिन इस भाई साहब को डर है। क्या डर है? किसका? हुमायूं का डर है कि हुमायूं आएगा और यहां पर रानी कर्मावती की क्या करेगा दोस्तों? सहायता करेगा। रानी कर्मावती दोस्तों, वहां पर बहुत सारे मेवाड़ में सरदार होते हैं। रानी कर्मावती जो है अपने पुत्र विक्रमादित्य, जो कि एक वीर शासक नहीं है, बुद्धिमान शासक नहीं है दोस्तों, यानी कि जो अपने राज कार्य को बचा सके, इस विक्रमादित्य को दोस्तों बूंदी भेज दिया जाता है, इनके ननिहाल में भेज दिया जाता है दोस्तों। और पुत्र रहता है जिसका, दूसरा पुत्र जो रहता है दोस्तों उदय सिंह। उदय सिंह और विक्रमादित्य दोनों को कहां भेज दिया गया है? दोनों को भेज दिया गया है मेरे भाइयों बूंदी में। विक्रमादित्य और उदय सिंह को दोनों को बूंदी भेज दिया गया है। आक्रमण करने के लिए दोस्तों पुनः कौन आ गया है? बहादुर शाह आ गया है। अब बहादुर शाह और हुमायूं की भी चल रही है भाई साहब। ये हुमायूं जो है ये भी बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। बहादुर शाह को सूचना लगती है कि हुमायूं आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो इस बहादुर शाह ने क्या काम करा? अपना एक दूत भेज दिया हुमायूं के पास। हुमायूं के पास अपना दूत भेज देता है और क्या बोलता है? बोले देख हुमायूं, कहां जा रहा है? बोले मेरी जीजी की सहायता करने जा रहा हूं। दोस्तों, जब बहादुर शाह आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती अपने मुगल भाई हुमायूं को क्या भेजती है? राखी भेजती है। आपने कहानी सुनी होगी कि रानी कर्मावती मुगल भाई हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं जो है उस समय पर सहायता नहीं कर पाता है। क्या कारण रहा था कि मुगल भाई हुमायूं जो समय पर सहायता नहीं कर पाता है रानी कर्मावती की? दोस्तों, मैं भाई बहन का रिश्ता क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाबरनामा में दोस्तों स्वयं बाबर उल्लेख करता है कि खानवा का जो युद्ध है उसको गलत बताया गया दोस्तों। बाबर की जो सेना हुआ करती थी उसको पापियों की बारात भी कहा गया है, क्योंकि बहुत नरसंहार किया था उन्होंने। बाबर जो है रानी कर्मावती, जो राणा सांगा संग्राम सिंह की वाइफ रहती है, पत्नी रहती है, रानी रहती है, उसको दोस्तों अपनी बेटी बना लेता है बाबरनामा के अनुसार। तब तो ये हुमायूं क्या लगा? इसका भाई लगा, क्योंकि हुमायूं पुत्र था किसका? बाबर का। तब रानी कर्मावती जो है अपने मुगल भाई हुमायूं से सहायता मांगने के लिए राखी भेजती है। अब राखी की लाज बचाने के लिए क्या हुमायूं रानी कर्मावती की सहायता करने के लिए आएगा? सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि अपनी बहन की सहायता करने के लिए हर व्यक्ति जाता है, हर इंसान जाता है, तो हुमायूं भी आएगा। बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं, हुमायूं भी आएगा, क्योंकि दोस्तों बहन हो गई रानी कर्मावती और दुश्मन हो गया बहादुर शाह, और वही दुश्मन जो है बहन पर अटैक कर रहा है, तो 100% आएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर बहादुर शाह अपना अलग ही खेल खेलता है और पहले से ही एक दूत भेज देता है हुमायूं के पास, और हुमायूं से बोलता है, बोले हुमायूं कहां जा रहा है? बोले जीजी की सहायता करने जा रहा हूं। बोले देख बहुत अच्छी बात है, आप सहायता करने जा रहे हो, अच्छे से सहायता करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तू इसमें सहायता नहीं करेगा। अब मेरी और तेरी लड़ाई है, बहादुर शाह कह रहा है कि मेरी और तेरी लड़ाई है, तुम जहां बोलो मैं वहां आ जाऊं, मुझे वहां 2 रेपटे मार लेना, पीट लेना, मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी करने जा रहा हूं जिहाद, और मुझे लगता है कि जिहाद में तू साथ नहीं देगा, मेरे बीच में नहीं आएगा, टांग नहीं अड़ाएगा। अरे एक दिन तू मरेगा, ऊपर वाले को क्या जवाब देगा जाकर कि तूने जिहाद में टांग अड़ा दी? यानी कि बात को धार्मिक बना देता है दोस्तों। और मैंने बताया ना, ये हुमायूं जो है एक सीधा साधा दयालु प्रवृत्ति का शासक था, इसको कोई मतलब नहीं है। बोले ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको यह नहीं पता था
हुमायूं को कि इतना बड़ा नरसंहार चित्तौड़ में हो जाएगा। रानी कर्मावती जो है वो जौहर कर लेगी। बहुत सारे शासक जो हैं, बहुत सारे जो सरदार हैं, सामंत हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इन घटना का सबका दोस्तों पता नहीं था। तो क्या होता है, हुमायूं जो है वो यहां पर दोस्तों रुक जाता है, क्योंकि बहादुर शाह ऐसे बताता है उसको कि ऊपर जाके क्या अल्लाह को क्या बताएगा तू कि तूने जिहाद में टांग अड़ाया। अरे मैं जिहाद करने जा रहा हूं, मैं कुछ भी करने नहीं जा रहा। दुश्मनी दोनों की थी, बहादुर शाह और हुमायूं की दुश्मनी थी, फिर भी हुमायूं नहीं आता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसके सामने अरे जिहाद वर्ड ले दिया, जिहाद शब्द, जिहाद का बात बता, जिहाद के बारे में बता दिया उसको कि देख तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, अपन कभी भी सुलझ लेंगे। मैं गैरों के खिलाफ जा रहा हूं, मैं हिंदुओं के खिलाफ जा रहा हूं। और मैंने हुमायूं की आपको पृष्ठभूमि पहले ही तैयार की थी, इसलिए कि हुमायूं किस प्रवृत्ति का शासक है। उसको कोई मतलब नहीं है, उस कोई गलती कर रहा है और उसने आके सॉरी बोल दिया तो माफ कर दिया, बोल ठीक है जी माफ। ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह जो है वो अटैक करता है, आक्रमण करता है और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी दे दी जाती है दोस्तों रावत बाग सिंह को। रावत बाग सिंह को दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी दे दी जाती है। यहां पर दोस्तों जब बहादुर शाह अटैक करता है तो दोस्तों रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। रानी कर्मावती के नेतृत्व में दोस्तों जौहर किया जाता है। लगभग बताते हैं दोस्तों ख्यातों के अनुसार 13,000 दासियों ने दोस्तों यहां पर जौहर किया था। 13,000 महिलाओं ने लगभग यहां पर दोस्तों जौहर किया था, ख्यातों के अनुसार है। इस हिसाब से ख्यातों के अनुसार राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था दोस्तों। रानी कर्मावती जो है वो दोस्तों क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। और ये चित्तौड़ का कौन सा साका हो गया, दूसरा। कौन सा हो गया दोस्तों, दूसरा। चित्तौड़ का सेकंड साका दोस्तों कंप्लीट होता है। आक्रमण करने वाला कौन होता है, गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात का शासक बहादुर शाह आक्रमण करता है और रूमी खां को बोलता है कि चित्तौड़ दुर्ग में तुझे दे दूंगा। लेकिन दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग रूमी खां को नहीं देता है। तो रूमी खां टेलीफोन घुमाता है किसको, हुमायूं को, बोल आजा, ऐसी ऐसी घटना यहां पर हो गई। दोस्तों हुमायूं आया, हुमायूं ने देर कर दी क्योंकि हुमायूं उस प्रवृत्ति का शासक नहीं था, उस चाल को नहीं समझ पाया, वो बहादुर शाह की चाल को नहीं समझ पाया कि बहादुर शाह क्या चाह रहा था। दोस्तों बहादुर शाह चाह रहा था कि एक बहुत बड़ी शक्तिशाली रियासत थी दोस्तों मेवाड़। वो मेवाड़ रियासत भी महाराणा संग्राम सिंह के समय, महाराणा संग्राम सिंह जब खत्म हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, तो लगने लग गया था कि भाई मेवाड़ को मैं जीत लूंगा और उधर दिल्ली में जो बैठा है वो तो ऐसे ही टाबरिया है बाबर का, उस पे तो होना जाना कुछ नहीं है। तो बहादुर शाह के ख्याल चलने लगे थे कि हिंदुस्तान की गद्दी पर मैं बैठूंगा। वो घुमा रहा है, राजनीति खेल रहा है, उधर हुमायूं को रोक दिया और खुद ने क्या कर लिया दोस्तों, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। तब दोस्तों हुमायूं आता है और हुमायूं अटैक करता है किस पर, बहादुर शाह पर। बताते हैं कि बहादुर शाह यहां से भागकर दोस्तों पुर्तगालियों के पास चला जाता है और पुर्तगाली इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको पानी में फेंक देते हैं, डुबो डुबो कर मार देते हैं। किसको दोस्तों, बहादुर शाह को। और पुनः दोस्तों यानी कि अब चित्तौड़ पर वापस से किसका शासन आ गया है दोस्तों, विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का यानी कि बुलाया जाता है दोस्तों यहां पर जौहर और शाका। मैंने आपको बता दिया है, पहले मैं वर्ड इस काम में ले चुका हूं। 1303 ईस्वी में अपन ने चित्तौड़ का पहला शाका देखा था। 1303 ईस्वी में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दोस्तों चित्तौड़ का पहला साका कंप्लीट हुआ था। अटैक करने वाला था, आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी।
रानी पद्मिनी के नेतृत्व में दोस्तों जौहर किया जाता है और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में दोस्तों केसरिया किया जाता है, जो कि चित्तौड़ का पहला और पूर्ण साका था। दूसरा साका हमने 1535 ईस्वी में बात की है मेरे भाइयों। आक्रमण करने वाला गुजरात का शासक कौन है? बहादुर शाह, और रानी कर्मावती के नेतृत्व में दोस्तों जौहर किया जाता है और रावत बाग सिंह के नेतृत्व में क्या किया जाता है दोस्तों? केसरिया किया जाता है। रावत बाग सिंह को दोस्तों चित्तौड़ का प्रमुख बनाया जाता है, उसको नेतृत्व दिया जाता है, क्योंकि कर्मावती ने सोचा कि आज विक्रमादित्य और उदय सिंह मारे गए, विक्रमादित्य और उदय सिंह मारे गए तो चित्तौड़ राजवंश ही क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई शासक का होना जरूरी है, इसीलिए विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया था दोस्तों रानी कर्मावती ने। वापिस से हुमायूं आता है और बहादुर शाह को यहां से भगाता है, पुर्तगालियों के द्वारा पानी में डुबो डुबो कर मार दिया जाता है। किसको? बहादुर शाह को। पुनः दोस्तों चित्तौड़ में शासन चलता है किसका? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य, आपको मैंने एक नाम बताया था दोस्तों, बनवीर, याद है क्या सर? बनवीर कौन है? महाराणा मोकल, राणा रायमल मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों। राणा रायमल, राणा रायमल के पुत्र था दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया, और महाराणा संग्राम सिंह सांगा। ये घटना याद करो, मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि तीनों चारों भाइयों की आपस में लड़ाई होती है, महाराणा संग्राम सिंह की आंख फोड़ दी जाती है, अजमेर के करमचंद पंवार के पास जाकर शरण लेता है महाराणा संग्राम सिंह। उसी महाराणा संग्राम सिंह का बड़ा भाई था दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का जो विवाह हुआ था दोस्तों वो ताराबाई के साथ हुआ था, लेकिन उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। इसकी दासी थी और उस दासी से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम क्या था दोस्तों? बनवीर। अब बनवीर भी क्या चाह रहा है? बनवीर चाह रहा है कि अब अधिकार होना चाहिए किसका? मेरा अधिकार होना चाहिए चित्तौड़ पर, क्योंकि दोस्तों चित्तौड़ इस समय बिल्कुल नाजुक स्थिति में है। राजस्थान की सबसे मजबूत रियासत थी दोस्तों मेवाड़ रियासत, लेकिन यह समय ऐसा समय था कि इस समय जो मजबूत रियासत थी वो हो गई थी दोस्तों मारवाड़। सर इस समय मारवाड़ रियासत मजबूत क्यों हो गई थी और मेवाड़ रियासत इस समय कमजोर क्यों हो गई थी? दोस्तों मेवाड़ रियासत इसलिए कमजोर हो गई थी क्योंकि इसी समय खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ है, जिसमें बहुत सारे सैनिक जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भंडार जो गृह थे वो खाली हो गए थे, और इसके बाद ही कुछ समय बाद ही दोस्तों दूसरा साका हो गया, और कोई एक मजबूत शासक नहीं है। महाराणा संग्राम, महाराणा प्रताप, उदय सिंह जैसा कोई मजबूत शासक नहीं है दोस्तों जो उस समय चित्तौड़ रियासत, मेवाड़ रियासत को संभाल सके। तो बनवीर को लगने लग गया था कि देख अब मेरा शासन होगा, अब मेरा राज होगा। तो दोस्तों बनवीर क्या काम करता है? आपने वो कहानी सुनी होगी कि बनवीर अचानक से दोस्तों किसकी हत्या कर देता है? विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और किसको मारना चाहता है? उदय सिंह को मारना चाहता है दोस्तों। कौन? बनवीर। बनवीर जो है विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को मारना चाहता है। आपने कहानी भी सुनी होगी दोस्तों कि अपने पुत्र चंदन की बलि देकर पन्नाधाय ने किसको बचाया था? उदय सिंह को बचाया था। तो यहां पर दोस्तों पन्नाधाय का पुत्र आता है दोस्तों, जिसका नाम आता है चंदन। बताते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग में उस समय उदय सिंह सो रहा था, और उसी समय दोस्तों बनवीर का अटैक होता है, आक्रमण होता है, जिसमें विक्रमादित्य मारा जाता है।
और किसको मारना चाहता है? उदय सिंह को मारना चाहता है, यानी कि पूरे के पूरे वंश को क्या कर देना चाहता है? समाप्त कर देना चाह रहा है भाई साहब। पूरे के पूरे वंश को समाप्त कर देना चाह रहा है और खुद का शासन चाह रहा है। उसी समय इस घटना का पता चलता है दोस्तों पन्नाधाय को। पन्नाधाय को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो पन्नाधाय उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को सुला देती है और बनवीर उदय सिंह समझकर किसकी हत्या कर देता है? चंदन की हत्या कर देता है। यानी कि एक माँ ने एक राजवंश, एक शासक, एक कुंवर, एक राजकुमार को बचाने के लिए दोस्तों अपने पुत्र की बलि दी। और बनवीर ने दोस्तों चित्तौड़ पर अब अधिकार किसका हो गया है? बनवीर का। यहां से दोस्तों पन्नाधाय उदय सिंह को निकालकर टोकरे में बिठाकर दोस्तों कहां ले जाती है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ले जाती है, जहां आशा देवपुरा के नेतृत्व में दोस्तों सुरक्षा की जाती है। किसकी? महाराणा उदय सिंह की। महाराणा उदय सिंह की आशा देवपुरा के नेतृत्व में दोस्तों सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है। और बनवीर क्या समझ रहा है? बनवीर समझ रहा है मैंने तो महाराणा उदय सिंह कुंवर उदय सिंह को यानी कि क्या कर दिया दोस्तों? उसकी हत्या कर दी, उसकी जान ले ली और अब चित्तौड़ का शासक मैं ही हूं। दोस्तों विक्रमादित्य की समय की बात है कि विक्रमादित्य जो है अपने दल के साथ खुश रहता था। इसने अपने दल के लोगों को इकट्ठा किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने दल के लोगों की ही बात मानता था। इससे जो और सरदार थे वो क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे विक्रमादित्य से, और वो मेवाड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग छोड़ छोड़कर अपने ठिकानों, अपने परगनों में जाने लग गए थे। लेकिन जब मेवाड़ पर बहादुर शाह का आक्रमण होता है तो उस समय रानी कर्मावती जो है सभी को लेटर लिखती है, पत्र लिखती है कि उदय सिंह, विक्रमादित्य कैसा भी हो शासक तो आपका ही है ना। आज मेवाड़ में परेशानियां हैं, आज मेवाड़ विकट परिस्थितियों में है। शासक है, कैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, लेकिन आज जो मेवाड़ है वो विकट परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थितियों में, क्या आप नहीं आओगे? तो दोस्तों जब राजमाता कर्मावती ने सभी को पत्र लिखे तो सभी के सभी सरदार आते हैं और यहां पर दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हैं। मैं बात कर रहा था कुंभलगढ़, जो कि मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली है दोस्तों। शरण स्थली रही थी मेवाड़ के महाराणाओं की। जब भी कोई संकट आता था तो संकटकालीन राजधानी अपनी किसे बनाते थे? कुंभलगढ़। वहां से पन्नाधाय उदय सिंह को बचाकर दोस्तों कुंभलगढ़ पहुंचा देती है, जहां आशा देवपुरा के नेतृत्व में उसकी रक्षा की जाती है। सभी मेवाड़ के जो सरदार थे दोस्तों उनको यहां बुलाया जाता है और सभी ने उदय सिंह को पहचान लिया। लेकिन बनवीर क्या कह रहा है? बनवीर कह रहा है मैंने उदय सिंह को मार दिया, उदय सिंह को मार दिया। दोस्तों अब क्या होता है आगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों उदय सिंह है। अब यहीं पर राजकाज, ये जो घटना है लगभग ये है दोस्तों 536 ईस्वी की। विक्रमादित्य 536 ईस्वी में मारे जाते हैं बनवीर के द्वारा। कुंभलगढ़ में ही दोस्तों सारे सरदार इकट्ठा होते हैं। मेवाड़ के जितने भी सिसोदिया सरदार थे सभी के सभी इकट्ठा होते हैं और पहचान लेते हैं दोस्तों किसको? उदय सिंह को। अब यहां पर किसी रियासत का साथ चाहिए था दोस्तों। तब सिरोही का एक शासक आता है जिसका नाम आता है अखेराज दूदा। अखेराज दूदा। इस अखेराज दूदा की पुत्री आती है दोस्तों और उस पुत्री का नाम आता है जयवंताबाई। सरदार बोले कि अखेराज साहब आप ऐसा करिए, महाराणा उदय सिंह के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। अखेराज दूदा ने बोला कि मैं ऐसे कैसे विवाह कर दूं? क्या पता ये उदय सिंह है, आप कैसे कह सकते हो ये उदय सिंह हो? बोले आप कैसे मानोगे कि ये उदय सिंह ही है? बोले मैं तब मानूंगा
सब जितने भी सरदार हैं सभी को इसके साथ झूठा खाना खाना है। दोस्तों कुंभलगढ़ में सभी सरदार थे, सभी ने झूठा खाना महाराणा उदय सिंह का खाया। और वहीं पर दोस्तों तब विश्वास करता है अखेराज दुधा, और अखेराज दुधा अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह किसके साथ कर देता है दोस्तों? अखेराज दुधा अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह किसके साथ कर देता है? उदय सिंह के साथ में। उदय सिंह के साथ में दोस्तों क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। और उदय सिंह दोस्तों अब अटैक करेगा किस पर? बनवीर पर। बनवीर पर 1537 ईस्वी में अटैक करता है और दोस्तों क्या हो जाता है? इसकी हत्या कर दी जाती है, या ये बताते हैं कि बनवीर चित्तौड़ छोड़कर भाग जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अपन उदय सिंह के बारे में। ये अपन ने भी बात की थी दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह के बाद मेवाड़ में क्या क्या स्थितियां रही थी, क्या क्या परिस्थितियां रही थी। यानी कि मेवाड़ के जो हालात थे वो हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो गए थे, खराब हो गए थे। बनवीर जैसे लोगों की वजह से, या मैं बात करूं तो हुमायूं जो है उस समय पर सहायता नहीं कर पाया था दोस्तों। क्या कारण रहा था हुमायूं ने सहायता नहीं की थी? लेकिन बाद में उसी बहादुर शाह के दोस्तों हुमायूं ने, जब हुमायूं को असलियत का पता चलता है तो हुमायूं उसकी वाट लगा देता है, उसकी लंका लगा देता है। अब यहां पर देखो, तुम सोचते नहीं हो लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। महाराणा जो सांगा है दोस्तों, सांगा की जो मृत्यु, सांगा जो वीर गति को प्राप्त हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में। ठीक है। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि महाराणा उदय सिंह के समय, महाराणा सांगा के समय उदय सिंह जो है वो 6 वर्ष का था। अरे जब 28 में मृत्यु हो गई, और क्या बता रहा हूं, महाराणा उदय सिंह 1536 में दोस्तों विक्रमादित्य की हत्या होती है। तो उस समय क्या कह रहा है कि जब महाराणा सांगा की मृत्यु हुई उस समय 6 वर्ष के थे। अरे कौन? कर्नल जेम्स टोड क्या कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड कह रहा है कि महाराणा सांगा की मृत्यु जब हुई थी वो 6 वर्ष के थे। गलत बात बता रहा है ना भाई? देखो यानी कि 1500, ये बोल रहा था कि जब उदय सिंह शासक बनता है, जब उदय सिंह शासक बनता है तो दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह, मैं बात कर रहा हूं, देखो शुरू से सुनते हैं एक बार। महाराणा संग्राम सिंह की बात कर रहे हैं अपन कि महाराणा संग्राम सिंह का देहांत जो है वो कब हो जाता है? 1528 ईस्वी में। अब 1536 ईस्वी में कितने, उससे 2 साल पहले तो कम से कम 2-3 साल पहले तो हुआ होगा, यानी कि 10-12-15 साल का मान लेते हैं। लेकिन 36 में जब पन्नाधाय एक बच्चे को कैसे लेके जा सकती है टोकरे में? तो सोचने वाली बात है, लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। ये रहा दोस्तों आपका, यानी कि महाराणा सांगा संग्राम सिंह से लेकर जो मैंने बात की है भोजराज के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में और रतन सिंह के बारे में। इन तीनों के बारे में, राणा सांगा के जो 3 पुत्र थे, बड़ा पुत्र भोजराज, उससे छोटा कौन था दोस्तों? रतन सिंह और विक्रमादित्य। इनके बारे में अपन ने बात की है। अब आगे जो अपन बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में, राणा उदय सिंह के बारे में, कि राणा उदय सिंह के समय कौन कौन सी परिस्थितियां आ गई थी, कौन कौन से क्या दिक्कतें हुई थी, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों आप इन घटनाओं को पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।